Hello my dear friends, welcome to Genik Education. So we are discussing the general English for BPSC 2020 exam और previous video तक हमने around 80 idioms and phrases discuss कर लिए थे. Now this is the next lecture on idioms and phrases part 4. Around 60 discuss कर लिए थे. हम 20 और आज इस video में discuss करेंगे. Then we'll move to the next topic. Okay. सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट द इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4. सो हमारा पहला क्वेश्चन है. अब याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं. ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत कॉमनली आ चुके हैं और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि दूसरी एग्जाम्स में भी आ चुके हैं. ओके जैसे कि कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1. सो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली 3 डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसीलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है. सो पॉइंट क्या है हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स को, इस सीरीज को बनाने का, कि सारे इंपॉर्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर हो जाए. ओके तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर सीरीज में जो भी चीज़ें कवर की जा रही हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा. उसके नोट्स बना लीजिए चाहे तो, और अदरवाइज मैंने वीडियो को इसी फ्लो में बनाया है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जस्ट 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप उसे बिल्कुल याद रख सकेंगे. ओके तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन बोलता है द केस वॉज हेल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रेट ऑपोजिशन टू इट. सो यहाँ पर हेल्ड ओवर जो है अंडरलाइन है, तो हमें बताना है कि ये हेल्ड ओवर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है. तो पहला ऑप्शन है स्टॉप्ड, दूसरा है पोस्टपोन्ड, तीसरा है ड्रॉप्ड और चौथा है कैंसिल. तो अब अगर हम जनरल इंग्लिश के टर्म्स में जाएं, ओके तो 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक तो एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं और एक इंग्लिश के नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो कैसे करेंगे देखिए. तो बेसिकली हेल्ड ओवर जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है टू पॉज समथिंग. ओके हेल्ड ओवर का मतलब होता है पॉज कर देना किसी चीज को. तो पॉज कर देना मतलब स्टॉप करना तो नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. पॉज कर देना पोस्टपोन करना हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि कोई चीज जब पोस्टपोन होती है तो वो आगे शिफ्ट हो जाती है टाइम में. ओके वो कैंसिल नहीं होती. ओके इफ यू से दैट योर एग्जाम्स आर पोस्टपोन्डेड, दैट डजंट मीन कि एग्जाम्स कैंसिल हो गई हैं या स्टॉप हो गई हैं या ड्रॉप कर दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इसलिए पोस्टपोन विल बी द करेक्ट वर्ड फॉर दिस हेल्ड ओवर पर्टिकुलरली फ्रेज. ओके और तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप्ड. तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्टपोन जो हेल्ड ओवर है उसका मतलब होता है पॉज कर देना, तो ड्रॉप करना नहीं होता. और चौथा कैंसिल भी नहीं हो सकता. तो ये तो हो गया हमारे इंग्लिश की नॉलेज के बेसिस पे हमने सॉल्व कर लिया इसको. ओके इंग्लिश की नॉलेज के बेसिस पे. अब अगर हम इसको एनालिटिकली सॉल्व करें, मतलब एनालिटिकली बोले तो कि इंजीनियरिंग के टर्म्स में सॉल्व करें, अगर हम एज ए इंजीनियर इसको सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करने की. फॉर एग्जांपल आपको हेल्ड ओवर का मीनिंग नहीं पता, तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही सिनोनिम्स हैं. ओके तीनों ही कैसे हैं? सिनोनिम्स हैं. सॉरी मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट. ओके तीनों ही कैसे हैं? सिनोनिम्स हैं. तो क्योंकि ये तीनों सिनोनिम्स है तो ऑब्वियसली बात है अगर एक भी मैं करेक्ट बोलता हूं तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए. बट एक ही क्वेश्चन में 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये तीनों जो कि सिनोनिम्स हैं इनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और एक्चुअल जो मीनिंग निकलेगा दैट इज पोस्टपोन्ड. ओके तो इस तरह से आप सोच सकते हैं क्वेश्चन में. देखिए ये बहुत सारी टेक्निक्स है सॉल्व करने की, ये जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको समझ में आती जाती है और आप धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू कर देते हैं. ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट इज आर्गस आइड. ओके आर्गस आइड. सो फर्स्ट ऑप्शन इज, अब इसको आर्ग्यूस पढ़ लीजिए, आर्गस पढ़ लीजिए. तो एक्चुअली तो आर्गस होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, बट आर्ग्यूस भी पढ़ा जा सकता है, कोई इशू नहीं है. ओके तो पहला ऑप्शन है डाउटफुल, दूसरा ऑप्शन है वेरी कॉन्फिडेंट, तीसरा वेरी काम एंड चौथा है केयरफुल. तो इसका मीनिंग हम कैसे डिसाइफर करें, चलिए समझते हैं. तो देखिए ये वर्ड आया कहाँ से, ये आर्ग्यूस आइड बेसिकली आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया है ग्रीक माइथोलॉजी से. ओके ग्रीक माइथोलॉजी से. कैसे? आपने देखिए कार्टून जब देखी होगी बचपन में, तो बहुत सारी कार्टून्स आती थी जिसमें एक फेस पे बहुत सारी आंखें होती थी. जैसे एक आंख इधर है, दूसरी आंख इधर है, तीसरी आंख इधर है. तो एक पर्सन या फिर एक कैरेक्टर जो होता था उसमें बहुत सारी आंखें होती थी.
तो जो ऐसा पर्सन होता है या फिर ऐसा कैरेक्टर होता है या ऑब्जेक्ट होता है या फिर लिविंग बीइंग होता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, चारों तरफ आंखें होती हैं, वो 360 डिग्री में देख सकता है, हर जगह देख सकता है, हर चीज को देख सकता है, तो उस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं आर्ग्यूस आइड पर्सन। ओके, तो ग्रीक मैथोलॉजी में क्या होता था, ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ ऐसे मॉन्स्टर या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत सारी आंखें होती हैं जिनकी। ओके, जैसे इंडियन मैथोलॉजी में भी आपने सुना होगा कि 3 आंखें होती हैं कुछ गॉड्स की। ओके, तो उसी तरह से ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बहुत सारी आंखें होती हैं, पूरे सर पे आंखें ही आंखें होती हैं, ढेर सारी आंखें होती हैं। सो इस तरह की आंखों से वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही केयरफुली हर चीज को देख सकते हैं, वो वॉचफुल होते हैं बेसिकली। ओके, वॉचफुल, तो वॉचफुल होते हैं मतलब वो हर चीज को देख सकते हैं आसपास की, तो उनकी आंखों से कोई भी चीज बचती नहीं है। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी आंखों से कोई भी चीज ना बचे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये पर्टिकुलरली ये फ्रेज आर्ग्यूस आइड। ओके, तो एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ध्यान से हर चीज को देखता है, तो ध्यान से देखता है इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। तो केयरफुली अगर किसी चीज को आप देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि यू आर आर्ग्यूस आइड पर्सन। ओके, तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से ये जनरेट हुआ है ये वर्ड। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज a load of cobblers. So first option is good news, second option is very famous, third option is rubbish and fourth option is none of these. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोड ऑफ कॉबलर्स की बात करें तो देखिए ये बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है जनरली। तो यहाँ पे कॉबलर क्या होता है, तो देखिए कॉबलर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लाइंग और अ लायर। ओके, एक पर्सन जो कि बहुत झूठ बोलता है, गलत बोलता है। तो लायर कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं नॉनसेंस से। ओके, कि एक पर्सन जो बिल्कुल नॉनसेंसिकल बातें करता है उसको हम बोल सकते हैं इज अ कॉबलर। तो अ लोड ऑफ कॉबलर, यहाँ पे लोड का क्या मतलब है, लोड मतलब ग्रुप, बहुत सारा मास और वॉल्यूम और सेट ऑफ कॉबलर्स ऐसा हम बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ओके, तो अ लोड ऑफ कॉबलर्स बेसिकली ये इडियम क्या शो करता है, ये शो करता है जो नॉन सेंसिकल या फिर कहे रबिश टॉक्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, मान लो आपने बहुत सारा उल्टे सीधी बातें करी, नॉनसेंसिकल बातें करी, रबिश बातें करी। ओके, तो वो सब क्या होंगे, व्हाट दैट ऑल द टॉक्स will come under that all these talks are basically load of cobblers. Okay, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट मीनिंग होगा that will be rubbish. Okay, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ऑफ टुडे नो इंडिविजुअल और नेशन कैन प्लो अ लोनली फरो। ओके, प्लो अ लोनली फरो। तो चलिए समझते हैं कि क्या मतलब होता है इस पर्टिकुलर इडियम का। तो पहला ऑप्शन है देखिए रिमेन अनइफेक्टेड, दूसरा है डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, तीसरा है सर्वाइव इन आइसोलेशन और चौथा है रिमेन नॉन अलाइन। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखें प्लो और ओनली फरो। तो देखिए प्लो का मतलब आप जानते हैं जो खेत जोतना होता है जिसमें हम गड्ढा खोद के बीज डालते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कि वो प्लोइंग है, या फिर आप कहें कि खेत जोतना है जिसको बोलते हैं। अभी फरो क्या होता है, ओके फरो। ओके, तो फरो का मतलब होता है बेसिकली जो लेन्स आपने एक फार्म में या फिर ऑन, और लेट्स से लेन्स ऑन, टू बी प्रिसाइज आई विल से कि फरो का मतलब होता है लेन्स ऑन फार्मिंग लैंड। ओके, फार्मिंग लैंड। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खेत है, एक अज्यूम करें हम इस तरह का कि लेट्स सपोज ये खेत है, तो इस खेत में आपने देखा होगा कि बहुत जनरली क्या होता है, कुछ इस तरह की लेन्स बनी हुई होती हैं जिसके बीच में आप बीज बोते हैं और फिर अल्टीमेटली वो प्लांटेशन होता है। तो कुछ इस तरह से देखा होगा जिसके बीच में यहाँ पे जो बीज है इस तरह से रखे जाते हैं। जनरली सभी खेतों में इस तरह से होता है। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये जो लेन जैसी बनी हुई है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फरो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फरो। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, सभी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। ओके, तो जनरली ये जो फरो बनाने का काम होता है, अब मान लीजिए बहुत एकड़ उसमें ज़मीन है, तो वहाँ पे इस तरह के फरो, इस तरह की लेन्स बनाना किसी एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं होती थी। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग लगते थे इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो यहाँ पर प्लो और लोनली फरो का क्या मतलब होता था कि अगर कोई पर्सन अकेला बिना किसी की मदद के कोई काम करता है, ओके, तो हम क्या कहेंगे दैट ही इज वर्किंग और ही इज प्लोइंग अ लोनली फरो। इसका मतलब वो अकेले वो चीज को काम कर रहा है। ओके, और वी कैन से कि डू अलोन,
डू सम टास्क अलोन, ओके, और विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन, कि किसी का मदद नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये इडियम वहाँ से जनरेट हुआ है कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में ये जो फिरो है इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते थे। अगर इसको कोई अकेले करता था तो हम कहते थे कि वो बिना किसी की मदद के वो कर रहा है, सो ही कैन प्लो अ लोनली फिरो, ओके। तो इसी वे में यहाँ पर अगर अपन देखें ऑप्शन से, तो आई थिंक आपने सभी ने जज कर ही लिया होगा कि क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। तो रिमेन अनइफेक्टेड, नहीं, ये नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड ऑप्शन क्या है, डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। सो दिस इज योर परफेक्टली करेक्ट आंसर। किसी की मदद के बिना अगर आप कर रहे हैं कोई काम, तो देन बेसिकली यू आर डूइंग और यू आर प्लोइंग अ लोनली फरो, ओके। सर्वाइव इन आइसोलेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए यहाँ पे सर्वाइव करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्लो हम बोल रहे हैं तो प्लो क्या है, प्लो बेसिकली एक एक्शन को शो कर रहा है, ओके। इस चीज को समझिएगा, प्लो क्या है, ये बेसिकली एक एक्शन को शो कर रहा है, खेत जोतना, ओके, जिसको हम बोलते हैं वर्ब, ओके। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक एक्शन को शो करता है। तो प्लो क्या है, प्लो बेसिकली एक वर्ब है। तो ये बोल रहा है कि प्लो अ लोनली फेरो, तो ये एक एक्शन को शो करना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो है अल्टीमेटली ये एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या कहा कि डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब कोई काम को करना, कोई एक्शन को परफॉर्म करना किसी और की मदद के बिना। यहाँ पे सर्वाइव करना अकेले में, ओके, या फिर सर्वाइव करना आइसोलेशन में, इससे रिलेटेड नहीं होगा, ओके। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एट वन फेल स्वप, ओके, एट वन फेल स्वप। फर्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, सेकंड इज इन अ सिंगल एक्शन, थर्ड इज बाय मिस्टेक एंड फोर्थ इज जॉइंट एक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्वप का क्या मीनिंग है, ओके। स्वप के मीनिंग से आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, स्वप का मीनिंग होता है टू बेसिकली मूव डाउन सडनली, कि बहुत जल्दी से, ओके, नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ। अब ये आया कैसे, ये वर्ड कैसे जनरेट हुआ है, देखिए। तो यू नो दैट अल्टीमेटली ग्राउंड पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ओके, इंसेक्ट्स होते हैं, उसको बर्ड्स जो हैं वो अल्टीमेटली बर्ड्स उन्हें इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो जब बर्ड को कोई इंसेक्ट दिखता है तो वो क्या करती है, वो बहुत तेजी से नीचे आती है। तो हम क्या कहेंगे कि बर्ड इज बेसिकली स्वोपिंग, ओके, और बर्ड इज स्वोपिंग डाउन। बर्ड जो है वो बहुत जल्दी स्वॉप करती है, नीचे की तरफ आती है और इस इंसेक्ट को कैच कर लेती है, ओके। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट से ये वर्ड डेवलप हुआ है, और वी कैन से ये इडियम डेवलप हुआ है कि एट वन फेल स्वोप, मतलब जब बर्ड, आपने देखा होगा कि बर्ड किसी इंसेक्ट को कैच करने आती है तो ऐसा नहीं कि पहले आधा इंसेक्ट कैच करेगी फिर बाकी का आधा बाद में, वो एक ही शॉट में, एक ही एक्शन में पूरा इंसेक्ट कैच कर लेती है। इसको हम बोलते हैं झपट्टा मारना बेसिकली, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो वो एक ही झटके में पकड़ती है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि द बर्ड स्वॉप्ड द इंसेक्ट, ओके, ऑन द ग्राउंड, और द पुलिस स्वॉप्ड द क्रिमिनल्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि झपट्टा मार के, झटके से किसी को पकड़ लिया, एक ही एक्शन में उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर दिया, ओके। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एट वन फेल स्वॉप का मतलब है कि कंप्लीट सम एक्शन, ओके, कंप्लीट सम एक्शन इन वन गो, ओके, इन वन गो, मतलब एक ही बार में किसी एक्शन को कंप्लीट कर देना। तो हम कहेंगे कि दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ एट वन फेल स्वॉप। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इन अ सिंगल एक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे, विच शोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट वन फेल स्वॉप, ओके। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आइडियम आता है अवे विद द फेरीज, ओके, अवे विद द फेरीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवे विद द फेरीज। तो देखिए, अवे मतलब कि किसी चीज से दूर होना, ओके, एंड नाउ व्हाट इज फेरीज। तो फेरीज मतलब होता है बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा फेरी टेल, ओके। फेरी टेल क्या होता है, फेरी टेल मतलब काल्पनिक कहानियां, ओके, बहुत ही ऐसी कहानियां जो आपको बहुत ही सूदिंग फील कराती हैं, हैप्पी फील कराती हैं, ओके। मतलब कैसा कि फॉर एग्जांपल आप मेंटली इमेजिन कर रहे हैं कि आपने अचानक से आपने एग्जाम्स भी सारी क्लियर कर ली और आप जुपिटर पे जाके रहने लग गए और प्रधानमंत्री बन गए देश के। बहुत सारे जो भी हम फेरी कंसेप्ट, फेरी टेल माइंड में डेवलप करते हैं, फेरी स्टोरीज डेवलप करते हैं हमारे बारे में। एक इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है कि द पर्सन, एवरीवन थिंक्स इन दिस वे कि दैट ही इज द सेंटर एंड एवरीबडी इज वॉचिंग हिम, ओके। ये आपके साथ होता होगा, आपने देखा होगा कि जो भी फेरी टेल आप बनाते हैं बेसिकली, ओके, तो वो फेरी टेल में अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं, ओके, तो उससे क्या होता है, उससे अल्टीमेटली आपकी रियल लाइफ जो है, एक्चुअल जो लाइफ है, वो
खराब होने लगती है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ओके, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपने फेरी टेल में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि आपने उसको रियलिटी मान लिया है। ओके, रियलिटी मान लिया, लेकिन हो सकता है ये वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। ओके, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर इडियम को यूज करेंगे कि अवे विद द फेरीज मतलब अ पर्सन, और इफ अ पर्सन इज completely dipped, okay, or dived in mental fairy tales, okay, then we will say that the person is away with the fairies। तो away with the fairies का मतलब क्या हुआ, आप ऑप्शन को जज करके बता सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, नॉट फेसिंग रियलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है ये ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो काफी सिंपल सा आइडियम है, आप देख सकते हैं फेरीज वर्ड अगर आपको समझ में आता है तो आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नॉट फेसिंग रियलिटी, यस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग हो गया इस पर्टिकुलर इडियम के। ओके, तो ये अलग हो गया। थर्ड इज शॉकिंग स्टेज, तो यहाँ पे शॉकिंग जैसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस की बात हो रही है। ओके, एक मेंटल स्टेट, एक ऐसा वी कैन से यूफोरिया आपने बना लिया है बेसिकली। ओके, तो उस केस में हम इसे यूज करें तो शॉकिंग कुछ नहीं है, वेरी सैड भी नहीं, क्योंकि फेरी टेल्स में आप कभी भी सैड नहीं होते। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, कोई स्टोरी बना रहे हैं अपने बारे में, तो दैट इज नेवर अ सैड स्टोरी। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम यूज करेंगे अवे विद द फेरी का मतलब है नॉट फेसिंग रियलिटी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इडियम आता है बैक ऑफ बियॉन्ड। नाउ बैक ऑफ बियॉन्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम, ये मेरा फेवरेट है। बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े हैं, लेट सपोज ये आप ए आपकी पोजीशन है। ओके, यहां से आपने देखा और आपके लिए बियॉन्ड मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड मतलब जो इन्फिनिटी, जो बहुत दूर हो गई चीज, उसको हम बोलेंगे बियॉन्ड। तो ये हो गया आपका बियॉन्ड। ओके, नाउ इसके पीछे जो है ये क्या चीज है, ये बेसिकली हो जाएगा बैक ऑफ बियॉन्ड। ओके, बैक ऑफ बियॉन्ड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मेरा कहने का मतलब है कि जितना आप देख सकते हैं उससे ज्यादा दूर जो चीज है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैक ऑफ बियॉन्ड, कि वो और ज्यादा दूर है, जितना हो सकता है उससे भी ज्यादा दूर है। ओके, जैसा आपने कहीं सुना होगा बहुत बार, हम बोलते हैं कि लेट सपोज काफ़ी कोई चीज़ दूर है, फॉर एग्जांपल वी से कि कोई सिटी ए जो है वो हमारी सिटी से बहुत दूर है। बहुत दूर से भी बहुत दूर भी कुछ होता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी डिफाइंड है, वो तो अनडिफाइंड है अभी तक। तो जो इन्फिनिटी का लेवल आप सोच सकते हैं उससे पीछे जो चीज़ होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैक ऑफ बियॉन्ड। ओके, अब आप सोचेंगे अच्छा ये ईडीएम कैसे आया, तो देखिए ये ईडीएम कुछ इस तरह से बनेगा कि ऑब्वियसली बात है, आप जो आज के टाइम में लेट सपोज सिटी में अगर रहते हैं तो सिटी में जिस तरह का नॉइस है, जिस तरह का वी कैन से क्राउड है, तो डेफिनेटली यू फील कि आप डिजर्व करते हैं कुछ दिनों की छुट्टी, कुछ दिनों का हॉलीडे। तो आप हॉलीडे मनाने कहाँ जाएंगे, आप किसी शांत जगह पे जाएंगे या फिर किसी लोनली प्लेस पे जाएंगे। ओके, तो वो जो लोनली प्लेस होगा वो क्या होगा, वो आपका बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट कह लीजिए या फिर ऐसी कोई चीज़ कह लीजिए। तो वो चीज़ होगी कहाँ पे, जो शांत जगह होगी वो कहाँ मिलेगी, तो सिटी से बहुत दूर कोई विलेज होगा। ओके, उस विलेज के बाद में भी कुछ जो चीज़ होगी, ओके, वो चीज़ को हम कहेंगे बैक ऑफ बियॉन्ड। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मेरा यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि ये आप छुट्टी मनाने कहाँ जाएंगे, आप कोई सिटी के अंदर ही छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, आप सिटी से बाहर विलेज जाएंगे। और हो सकता है कि और ज़्यादा आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, विलेज को भी क्रॉस करके उससे पीछे चले जाएंगे। तो सिटी से विलेज बियॉन्ड हुआ और उसके पीछे जो चीज़ आई उसको हमने बोल दिया बैक ऑफ बियॉन्ड। ओके, मतलब पीछे के भी पीछे कोई चीज़ हो गई। तो इस तरह से बैक ऑफ बियॉन्ड जो है वो अल्टीमेटली यूज होने लगा टू Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. To show an ideal place for holidays, कि मतलब ऐसी कोई जगह जो बिल्कुल आइडियल है हॉलीडेज के लिए। क्योंकि हॉलीडेज में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आप पीसफुल रहें, आप काम रहें और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में रहें। ओके, इस तरह का जहाँ पोल्यूशन नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो डेफिनेटली उस तरह की प्लेस जो होगी वो हॉलीडेज के लिए बेस्ट होगी। तो हम कहेंगे एक आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडेज। ओके, तो आइडियल प्लेस जो भी हॉलीडेज के लिए उसको हम बोलेंगे बैक ऑफ बियॉन्ड। ओके,
जैसे मैं कुछ बहुत ही यूज़ करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेट सपोज एनी सिटी, लेट सपोज if I say Hawaii Islands is the back of beyond, okay, if I say Hawaii Islands is the back of beyond of USA, तो it means क्या होगा कि वो एक तरह से एक आइडियल प्लेस है जो कि USA यहाँ से बहुत दूर है, उसके भी पीछे के पीछे है कोई चीज़, ओके। तो पीछे के जो चीज़ पीछे हो सकती है उसको हम बैक ऑफ बियॉन्ड बोलेंगे, और वो क्या है, हमारा आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडेज, ओके। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इडियम आता है, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, ओके। अब ये इडियम पढ़ते से ही आप लोगों को सभी को मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि क्या मीनिंग होना चाहिए इसका। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए स्पोक मतलब क्या होता है? स्पोक मतलब वो जो डंडा होता है या फिर कहीं जो ताड़ी होती है साइकिल में, आपने देखा होगा साइकिल की जो ताड़ी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ओके, दैट इज बेसिकली अ स्पोक। अब वो स्पोक का क्या काम होता है? वो स्पोक का काम होता है कि जो व्हील है उसको व्हील की तरह ही रखा जाए, वो ऐसा ना हो कि वो चपटा होकर कुछ ऐसा हो जाए, ओके, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, ओके। तो ये व्हील को जो स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज़ यूज हो रही है जिसको हम हिंदी में ताड़ी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये स्पोक्स है, ओके। ये क्या है? ये आपका स्पोक है। तो अब अगर ये स्पोक्स नहीं अवेलेबल होंगे तो आपका व्हील नहीं चलेगा। तो व्हील चलना मतलब क्या होगा? कोई चीज़ एग्जीक्यूट होना, कोई चीज़ परफॉर्म होना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई पर्सन आपके व्हील के अंदर स्पोक लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली आपकी हेल्प कर रहा है टू परफॉर्म द एक्शन और टू ड्राइव योर व्हील, ओके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली स्पोक लगाना एक तरह से हेल्प करना हो गया इन परफॉर्मिंग सम एक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, इट मीन्स माई व्हील यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माई व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से जो प्लान है, माई प्लान, ओके, और माई डिजायर्ड स्टेट ऑफ एक्शन जो मैंने सोचा है उसको परफॉर्म करने के लिए मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, ओके। तो वो जो हेल्प है, वो हेल्प क्या है? बेसिकली स्पोक है मेरे व्हील में। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्राइड टू कॉज एन एक्सीडेंट नहीं, ये गलत ऑप्शन होगा। हेल्प्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन, कि कोई आपको हेल्प कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करने में, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट इज बैंडी वर्ड्स, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू आर्ग्यू, टू रिक्वेस्ट, टू गिव रिस्पेक्ट और टू बी पोलाइट। अब देखिए बैंडी जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट होता है, ये बेसिकली स्लैंग इंग्लिश का वर्ड है, ओके, स्लैंग इंग्लिश। तो स्लैंग इंग्लिश मतलब बेसिकली इनफॉर्मल और बहुत ही जो लो लेवल टाइप ऑफ इंग्लिश है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपन कोई ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पे इंग्लिश इज़ द नेटिव लैंग्वेज, तो वहाँ पे जो बहुत ही लो लेवल पे यूज़ होती है इंग्लिश, ओके, बहुत ही लो लेवल पे जिसमें कर्टसी बिल्कुल भी नहीं होती, उस तरह की लैंग्वेज में, उस तरह की लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्लैंग, ओके। तो स्लैंग इंग्लिश में जो बैंडी है, ये बैंडी रिप्रेजेंट करता है बैड को, ओके, और वी कैन से पुअर को, ओके, और वी कैन से एक डिस्टर्बिंग को, ओके। तो बैंडी वर्ड्स क्या हुए? ऐसे वर्ड जो बुरे हैं, ऐसे वर्ड जो गंदे हैं, ऐसे वर्ड जो कि डिस्टर्बिंग हैं, ओके। तो बैंडी वर्ड्स को अगर हम इडियोमैटिकली यूज करना चाहें तो इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू विद समवन, ओके, और टू आर्ग्यू। तो बैंडी, व्हेन यू आर यूजिंग बैंडी वर्ड्स, बेसिकली यू आर आर्ग्यूइंग विद समवन, ओके। सो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हमारा इडियम है बेकर्स डजन, ओके। सो बेकर्स डजन, अब डजन तो सुना है सभी ने कि डजन का मतलब होता है 12। नाउ व्हाट इज नाउ न्यू थिंग एज बेकर्स डजन? तो क्या बेकर्स डजन का मतलब भी 12 होता है? अगर बेकर्स डजन भी 12 होता तो फिर इस तरह का इडियम होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। तो बेसिकली क्या मीनिंग है बेकर्स डजन का? तो बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, ओके। वो बोलोगे अच्छा बेकर के लिए डजन अलग क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सा ओरिजिन है, और वो ये कि जो मेडिवल टाइम्स है, ओके ओके, मेडिवल टाइम में क्या होता था? मेडिवल टाइम में इस तरह की सोच रखी जाती थी कि देयर वाज अ लॉ, ओके, लॉ टू स्पेसिफाई द वेट ऑफ ब्रेड, ओके। तो आज के टाइम में देखिए इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते कि अच्छा ब्रेड कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस तरह से हो रहा है, लेकिन उस टाइम में क्या होता था? अल्टीमेटली ब्रेड वाज द ओनली काइंड ऑफ फूड जो होता था जनरली सभी के लिए। तो मेडिवल टाइम में एक लॉ था जो कि स्पेसिफाई करता था वेट ऑफ ब्रेड। तो वेट ऑफ ब्रेड मतलब कि उनके लिए
12 क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट होना ज़रूरी था। ओके मतलब एक पर्टिकुलरली अगर अब लेट सपोज मैं 12 या फिर मैं 1 डजन ब्रेड लोव्स बाय करता हूँ तो इट मीन्स कि वो 1 डजन तो होना ही चाहिए, 1 डजन का मतलब 12, लेकिन उसका एक अमाउंट जो है वो पर्टिकुलरली कुछ होना चाहिए। ओके लेट सपोज ऐसा होना चाहिए कि जो 12 है या फिर 1 डजन है उनका टोटल वेट जो है वो 1 kg होना चाहिए ऐसा। ओके लेकिन अगर मान लीजिए ये 1 kg नहीं होता था, अगर ये लेस देन 1 kg होता था तो क्या होता था, तो फिर जो बेकर होता है उस बेकर को पनिश किया जाता था। ओके दैट बेकर विल बी पनिश्ड कि अल्टीमेटली उसने ऐसा माना जाता था कि उसने चीट करा है। ओके तो क्योंकि वो 12 ब्रेड से 1 किलो उसको बनाना ही है, ऐसा है कि 12 ब्रेड जो है उनका वजन 1 किलो होना ही चाहिए, दिस इज अ कंपल्शन, और नहीं होगा तो ही विल बी पनिश्ड। सो व्हाट द बेकर स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड इंक्लूडिंग 1 एक्स्ट्रा लोफ टू बी ऑन द सेफर साइड, मतलब वो सेफ रहने के लिए उन्होंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा लोफ ऐड करने लगे कि 12 का अगर वेट 1 किलो नहीं हुआ, मान लो 990 ग्राम्स ही रह गया, तो 990 ग्राम्स में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कम से कम वेट जो है वो 1 किलो से तो ऊपर चला ही जाएगा। ओके तो इसीलिए बेकर्स डजन वहां से ओरिजिनेट हुआ, तो उसका मीनिंग होता है 13। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 बिकॉज दे स्टार्टेड एडिंग एक्स्ट्रा लोफ। तो अगर आप उस समय किसी बेकर से 1 डजन ब्रेड लेते थे तो यू विल बी गेटिंग 13 ब्रेड्स, नॉट द 12 ब्रेड्स। ओके सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर दिस इडियम। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके सो हमारा नेक्स्ट आता है इडियम दैट इज बैड ब्लड। ओके बैड ब्लड, अब देखिए ये एक सॉन्ग भी है और आई थिंक एक मूवी भी है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो क्या मीनिंग होता है बेसिकली बैड ब्लड का, तो देखिए ये पास्ट में यूज होता था। तो पास्ट में किस तरह से यूज होता था, देखिए आप जैसे अगर हम बात करें लेट सपोज रिलेशन की, ओके रिलेशन की, तो पहले ऐसा माना जाता था या फिर या कहा जाए अभी भी माना जाता है कि रिलेशन बेसिकली इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। ओके जैसा हम बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता है, तो खून का रिश्ता मीन्स देयर इज अ वी कॉल इट एज अ ब्लड रिलेशन। ओके तो ये जो अल्टीमेटली जो ब्लड रिलेशन है, इसमें जो ब्लड है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ये बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसको शो करना चाह रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ओके तो यहाँ पे बैड ब्लड का क्या मतलब होगा, बैड ब्लड का मतलब होगा कि अगर ये जो ब्लड है या फिर कहे जो रिलेशन है ये खराब हो जाए, ओके ये खराब हो जाए तो हम कहेंगे कि देयर इज अ बैड ब्लड रिलेशन। तो बैड ब्लड रिलेशन में बैड क्या करेगा, बैड अल्टीमेटली शो करेगा बिटरनेस को, ओके बिटरनेस, ओके और रफनेस इन द रिलेशन। तो इसीलिए बैड ब्लड किस लिए यूज होता है, बैड ब्लड यूज होता है टू शो द बिटर रिलेशंस बिटवीन द टू। मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी 2 पर्सन है, लेट सपोज इन दोनों के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे बेसिकली दैट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज विद बैड ब्लड्स। ओके तो इस केस में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं बैड ब्लड ईडियम को। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके सो नेक्स्ट हमारा इडियम आता है ब्रो बीट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रो बीट, तो देखिए ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये बेसिकली एक वी कैन से एंशियंट गेम से ओरिजिनेट हुआ है। ओके एंशियंट है कि मेडिवल है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसके बारे में डिटेल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली एक एंशियंट गेम से ये डेवलप हुआ है। तो ये एंशियंट गेम क्या होता था, जिसमें कि 2 प्लेयर होते थे, लेट सपोज ए एंड बी, और ये ए और बी प्लेयर जो है ये एक दूसरे को डरा के धमका के कुछ इससे काम करवाया करते थे। ओके तो जो भी पर्सन डर जाता था वो हार जाता था, इस तरह का कुछ गेम था। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या गेम था। तो उस तरह के गेम से बेसिकली ये ब्रो बीट अल्टीमेटली ये वर्ड डेवलप हुआ है। ये ब्रो बेसिकली आईब्रो से डेवलप हुआ है कि बहुत आपने कुछ इस तरह का फेस बनाया कि सामने वाला डर जाए, फ्राइटन हो जाए। ओके तो ब्रो बीट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टू फ्राइटन समवन। ओके टू फ्राइटन समवन, ओके किसी को डराना, ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है। तो ऑप्शन क्या है, देखिए पहला है टू बुली, तो ये हो सकता है बिल्कुल कि बुली में भी हम क्या करते हैं, किसी को डराते हैं। ओके दूसरा ऑप्शन है टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट तो हम किसी को दे नहीं रहे यहाँ पे, तो ये गलत है। तीसरा है टू प्रेज, किसी की तारीफ कर रहे हैं क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर चौथा है टू रिब्यूक। अब रिब्यूक का मतलब भी होता है फ्राइटनिंग, ओके टू फ्राइटन। ओके
तो बुली और रिब्यूक में से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे हमें जजमेंट लेना है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होता था कि ब्रो बीट किस तरह का गेम है, यहाँ पर हम किसी को डरा के फिर उससे कोई काम कराते थे। ओके, तो पहले क्या होता था, फ्राइटनिंग, और फ्राइटनिंग के बाद आता था एक्शन। तो मतलब आपको किसी से काम कराना है तो डरा धमका के उससे वो काम करा लिया। ओके, इस तरह से हम बोलेंगे। और एक क्या होता है कि मान लो किसी ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और वो एक्शन गलत हो गया। ओके, लेट सपोज वो एक्शन जो था वो रॉन्ग था, वो गलत था, उसने गलत काम कर दिया, तो उस केस में आपने क्या करा, उसको डराया। तो यहाँ पे क्या आया, वापस से फ्राइटनिंग। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हो रहा है, कि जो डराने वाला है वो पहले हो रहा है या फिर जो काम आप करवाना चाह रहे हैं वो पहले हो रहा है। तो अगर फ्राइटनिंग मतलब डराना पहले हो और फिर एक्शन परफॉर्म हो, तो इस केस के लिए हम यूज करेंगे बुली वर्ड को। ओके, इस केस के लिए हम यूज करेंगे बुली वर्ड को। और अगर एक्शन पहले हो कि किसी ने कोई काम करा, वो गलत हो गया, फिर आपने उसे डराया धमकाया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे वर्ड रिब्यूक को। ओके, तो आई होप आपको दोनों के मीनिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहां पर ये ब्रोबीट किसको शो कर रहा है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि पहले आपने किसी को डराया और फिर उससे कोई काम कराया, तो बेसिकली आपने किसी को बुली किया। ओके, सो ब्रोबीट इज बेसिकली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द वर्ड बुली, और टू बुली मतलब किसी को बुली करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज बिट डिफाइंस। ओके, बिट डिफाइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बिट डिफाइंस। तो देखिए डिफाइंस वर्ड का मतलब होता है डिफाई करना। डिफाई करना मतलब क्या हुआ, डिफाई करना मतलब किसी चीज को डिसरिगार्ड करना। ओके, डिसरिगार्ड करना भी क्या हुआ, डिसरिगार्ड करना एक तरह से कि किसी चीज को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, मतलब आप अनदेखा कर रहे हैं बेसिकली, जिसको हम बोले। तो ये ऐसा वैसा अनदेखा भी नहीं, आपने बहुत ही रेकलेसली, बहुत ही बुरी तरह से किसी चीज को डिसरिगार्ड किया, बुरी तरह से किसी चीज को मना किया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिफाइंस। तो बेसिकली बिट डिफाइंस का मीनिंग क्या हुआ, बिट डिफाइंस का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग। ओके, टू इग्नोर कंप्लीटली। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ओके, ब्लो करना मतलब डेफिनेटली हवा डालना, हवा पास करना, ब्लो करना। ओके, तो यहाँ पे ब्लो किसके लिए यूज हो रहा है, ये बेसिकली ब्लो यूज कर रहा है जो अल्टीमेटली हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए जो ब्लो करते हैं। ओके, जिससे वो आवाज क्रिएट होती है, उस चीज के लिए ब्लो यूज हो रहा है। वन यूज हो रहा है टू शो सेल्फ। ओके, खुद के लिए। और ट्रम्पेट मतलब क्या शो हो रहा है, ट्रम्पेट बेसिकली शो हो रहा है टू ट्रम्पेट बेसिकली यहाँ पे मीन करता है विक्ट्री या फिर कहें अचीवमेंट। ओके, अचीवमेंट बोल लीजिए या विक्ट्री बोल लीजिए या फिर विन बोल लीजिए। ओके, तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन सा इडियम है कि अगर कोई अचीवमेंट आपने किया या फिर आपके किसी फ्रेंड ने किया लेट्स सपोज, तो वो पूरे मोहल्ले में उसका व्हाट वी कैन से गुणगान करते थे। ओके, बहुत उसके बारे में चर्चा करते थे उसके। तो उस चीज़ को हम कैसे बोलते थे कि पूरे मोहल्ले में डंका बजा रखा है या फिर पूरे मोहल्ले में एक भोंपू बजा रखा है एक तरह से। तो वो जो भोंपू बजाना हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, वो फिगरेटिवली हुआ कि ऐसा कोई हाथ में लेके, एक्चुअली तो भोंपू नहीं बजा रहा। व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो अपने अचीवमेंट का शो ऑफ कर रहे हैं। ओके, और हर किसी को बता रहे हैं कि यस आई हैव अचीव दिस। सो उस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्सन इज बेसिकली ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ओके, और ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट और ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट। ओके, तो इस तरह से ब्लो वंस ट्रम्पेट का मीनिंग क्या हुआ कि डंका बजाना, खुद के अचीवमेंट्स को शो ऑफ करना। तो यहाँ पे टू प्रेज अदर्स नहीं, ये तो सेल्फ पे आ रहा है तो इसलिए अदर्स तो आ ही नहीं सकता। टू प्रेज द लीडर नहीं, यहाँ पे कोई लीडर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर वंस वर्ड यूज हो गया है, ओके, तो वंस वर्ड जो है वो सेल्फ के लिए यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू प्रेज ओन सेल्फ, खुद को प्रेज करना। ओके, कम्युनिटी को प्रेज करना होगा क्या, नहीं, कम्युनिटी भी नहीं होगा। वन वर्ड जैसे ही आया तो वन से आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली सेल्फ की बात ही कर रहा होगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब टू प्रेज ओन सेल्फ। तो चलिए नेक्स्ट हमारा इडियम आता है ब्यूरी द हैचेट। ओके, नो ब्यूरी द हैचेट। तो ब्यूरी मतलब कि गाड़ देना, किसी को गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं जैसा हम कहते हैं, तो व्हाट दैट मीन्स इज ब्यूरी। ओके, नाउ व्हाट इज हैचेट। हैचेट का मतलब होता है जो कुल्हाड़ी। ओके, तो कुछ इस तरह की अगर हम अज्यूम करें कुल्हाड़ी, लेट सपोज कुछ इस तरह की, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ इस तरह की होती है कुल्हाड़ी। ओके, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कुल्हाड़ी जो होती है उसको हम बोलते हैं हैचेट।
ओके। तो ये बेसिकली यूज़ होती है लकड़ी काटने में, या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकती है कुल्हाड़ी। ओके, आपने देखा होगा इस तरह की कुल्हाड़ी, ये इसका हैंडल है। ओके, और यहाँ पर बेसिकली ये शार्पन एज है। ओके, ये एज है इसकी, तो यहाँ से ये अल्टीमेटली वेपनाइज होता है, ये अल्टीमेटली यहाँ से हिट करता है। नाउ ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या हुआ, देखिए आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये जो हैचेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है टू एक वेपन को। ओके, तो वेपन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये वायोलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ हैचेट अगर वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो हैचेट को ब्यूरी कर देना मतलब हैचेट को गाड़ देना एक तरह से। तो एक तरह से क्या कर रहे हो, आपकी वायलेंस के ऊपर आप एक स्टॉप लगा रहे हो। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि बेसिकली ब्यूरी द हैचेट का मतलब है कि वायलेंस के ऊपर स्टॉप लगाना। तो ऐसा कहाँ से आया, ये अल्टीमेटली अमेरिकन इंग्लिश में आया है, पहले यूज़ होता था। पहले तो आप जानते हैं जैसे कि काफ़ी, अगर अपन पहले की बात करें जहाँ पे गन्स नहीं होती थी, वहाँ पे कोई ऐसा ऑटोमेटेड वेपन्स नहीं होते थे, राइफल्स नहीं होती थी, तो वहाँ पे जो भी वायलेंस होता था वो किससे होता था, हैचेट से होता था। तो अल्टीमेटली अगर इमेजिन कीजिए सभी ने अपने अपने हैचेट्स को दबा दिया, ओके, गाड़ दिया जमीन में, तो विल देयर बी अ वायलेंस? नो, ऑब्वियस सी बात है वहां पे वायलेंस नहीं होगा। तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू स्टॉप द वायलेंस या फिर टू मेक पीस। ओके, टू मेक पीस, तो पीस ऑब्टेन करना, पीस अचीव करना इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ ब्यूरी द हैचेट। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। इट सेज इट इज नो लॉन्गर इजी टू स्ट्राइक गोल्ड in Shakespeare's research since much work has already been done on him. Okay, तो इट सेज कि इट इज़ नो लॉन्गर ईजी टू स्ट्राइक गोल्ड इन शेक्सपियर्स रिसर्च, मतलब जो शेक्सपियर की रिसर्च थी, ओके, उसके बारे में बात कर रहा है। मच वर्क इज डन ऑन हिम, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उस शेक्सपियर की जो रिसर्च है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। सो डेफिनेटली अब और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्राइक गोल्ड का क्या मतलब हुआ, स्ट्राइक गोल्ड, तो देखिए गोल्ड क्या है, बेसिकली गोल्ड एक वैल्यूएबल आइटम है। ओके, इट्स अ वैल्यूएबल आइटम। तो इस तरह के वैल्यूएबल आइटम को डिटरमाइन करना, ओके, तो पहले के ज़माने में कैसे डिटरमाइन करते थे, आपने सुना होगा बहुत सारे इस तरह की ट्रेजर स्टोरीज होती थी जहाँ पर आप गड्ढा खोद के या फिर खजाने की खोज पे सेलर्स जाते थे एंड दे कीप ऑन डिगिंग इन द अर्थ एंड सम डे उनका जो फावड़ा है वो किसी गोल्ड को हिट करता था। तो बेसिकली हम क्या बोलते थे कि गोल्ड को स्ट्राइक कर लिया, तो गोल्ड को स्ट्राइक कर लिया इट मीन्स कि उन्होंने कोई वैल्यूएबल चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो ये आप वर्ड हर जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने कोई वैल्यूएबल अचीवमेंट किया। ओके, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी से नहीं बन रहा और आपने सॉल्व कर दिया, आपने उसकी ट्रिक निकाल ली, तो बेसिकली वी से कि यू हैव स्ट्राइक द गोल्ड। ओके, तो स्ट्राइक गोल्ड का सिंपल सा मीनिंग होगा टू अनकवर और फाइंड अ वैल्यूएबल, ओके, वैल्यूएबल आइटम। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेक्सपियर के रिसर्च की बात कर रहे हैं, मतलब ये रिटर्न टेक्स्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए हम ये स्ट्राइक गोल्ड किसके लिए यूज करेंगे, अनकवर और फाइंड वैल्यूएबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, मतलब कि शेक्सपियर की रिसर्च में अगर आपने कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कर ली जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे कि आपने गोल्ड को स्ट्राइक कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च इस पे हो चुकी है, सो देयर इजंट एनी मोर गोल्ड लेफ्ट जिसको आप स्ट्राइक कर सकें। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ब्लेज द ट्रेल। नाउ क्या मीनिंग होगा ब्लेज द ट्रेल का, तो समझते हैं चलिए। तो देखिए ब्लेज का क्या मतलब होता है, ब्लेज मतलब होता है एक्सट्रीम फायर, ओके, और वेरी स्ट्रॉन्ग फायर। ओके, और ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल का मतलब होता है मार्क्स या फिर कहें पाथ। ओके, तो मार्क्स बोल लीजिए या फिर पाथ बोल लीजिए। तो ब्लेज द ट्रेल का मीनिंग होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग जो फायर है वो अपने मार्क्स छोड़ जाती है पीछे और एक पाथ क्रिएट करके जाती है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो ये वेरी स्ट्रॉन्ग जो बहुत ही ब्राइट एंड फायर है, इसकी वजह से एक नया रास्ता क्रिएट हो रहा है, एक पाथ क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसलिए ब्लेज द ट्रेल वहां से यूज होने लगा और अल्टीमेटली किस चीज को शो करता है, ये शो करता है दैट टू स्टार्ट अ न्यू पाथ, ओके, और टू ओपन अ न्यू पाथ, समथिंग लाइक दैट।
ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लेज द ट्रेल किसको शो कर रहा है कि आपने कोई नया रास्ता बना दिया, कोई नया पाथ बना दिया। ओके अब वो पाथ कैसा भी हो सकता है, वो एक फिगरेटिव वे में भी हो सकता है, वो एक लिटरल वे में भी हो सकता है कि एक्चुअली आपने सड़क बना दी। और पाथ मतलब कि आपने लेट सपोज कोई मूवमेंट स्टार्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चाइना में, तो लेट सपोज अगर कोई पर्सन चाइना में खड़े होकर डेमोक्रेसी का डिमांड करने लगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और ये मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, देन विल से दैट दैट पर्सन हैज स्टार्टेड और दैट पर्सन हैज ब्लेज्ड द ट्रेल। ओके तो उस केस में हम कहेंगे कि ब्लेज द ट्रेल का मीनिंग क्या हुआ है, बेसिकली टू स्टार्ट सम मूवमेंट। ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लेज द ट्रेल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकन रीड। ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रीड का क्या मीनिंग है। तो रीड का मतलब क्या होता है, देखिए इट्स बेसिकली स्टेम ऑफ अ प्लांट। ओके स्टेम ऑफ प्लांट और स्टेम ऑफ प्लांट और मोर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट, कौन से प्लांट विच आर नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। ओके तो रिवर के जो कॉर्नर्स पे होते हैं उन तरह के प्लांट्स का जो स्टेम है उसको हम बोलते हैं रीड। ओके इसका दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली द सपोर्ट और टू बी स्पेसिफिक वुडन सपोर्ट ऑफ म्यूजिकल स्ट्रिंग्स। ओके मतलब जैसे कि गिटार हो गया या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें कि स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तो उस स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करने वाला जो वुडन ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली रीड। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है, अगर वो रीड टूट जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली प्ले नहीं हो सकता। ओके सो ब्रोकन रीड मतलब क्या हुआ कि जो सपोर्ट था इस म्यूजिकल स्ट्रिंग्स को वो टूट गया। ओके सो ब्रोकन रीड का मीनिंग हो गया बेसिकली ब्रोकन सपोर्ट, कि सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट चला गया। ओके तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को मैच करें सो प्रॉपर ऑप्शन इज सपोर्ट दैट फेल्ड, तो एक ऐसा सपोर्ट जो कि फेल हो चुका है। ओके नाउ ऐसा नहीं है कि ब्रोकन रीड आप सिर्फ इसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या रिवर बैंक के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो था कोई एक पार्टी मेंबर था, लेट सपोज ए वाज सम मिनिस्टर एंड बी वाज सम पर्सन हु इज सपोर्टिंग हिम टू क्रिएट द गवर्नमेंट। इस तरह की जब हम बात करें तो बेसिकली अगर मान लो बी का सपोर्ट चला जाता है तो हम कहेंगे दैट बी इज बेसिकली अ ब्रोकन रीड फॉर ए। ओके क्योंकि उसने सपोर्ट था बी के लिए लेकिन वो फेल हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इडियम। ओके तो नेक्स्ट हमारा इडियम आता है बाय डिंट ऑफ। ओके तो बेसिकली इसमें ये डिंट वर्ड क्या शो करता है, तो डिंट वर्ड शो करता है एक स्ट्रोक। ओके या फिर ऐसा कहा जाए एक ब्लो। जैसे आपने गाड़ी पे देखा होगा, गाड़ी पे हम डेंट बना देते हैं जिसको हम डेंट बोलते हैं, तो उसी तरह से डेंट बेसिकली क्या शो कर रहा है, डेंट शो कर रहा है बेसिकली स्ट्रोक या फिर ब्लो। ओके विच क्रिएट मार्क। ओके जो कि एक मार्क क्रिएट कर देता है एक तरह से। ओके तो ये वर्ड कॉमनली कहाँ यूज होता है बेसिकली अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट सपोज यू अचीव्ड द सक्सेस और यू क्लियर्ड द एग्जाम बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क। तो बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क मतलब आपने बहुत फोर्सफुली उस पर फोकस किया, बहुत ज़्यादा उसमें समय दिया और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आपने उसे क्लियर किया। तो बेसिकली ये जो स्ट्रोक है, ये ब्लो है, ये कब क्रिएट होगा जब फोर्सफुली आप किसी चीज़ को हिट करेंगे। ओके तो दैट्स वाई यहाँ पे जो बाय डिंट ऑफ है वो ये कहा जाता है कि आपने बहुत फोर्सफुली हार्ड वर्क किया, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का फिर भी पढ़ाई करी, बहुत मेहनत किया। तो टू शो दैट पर्टिकुलर एक्शन और टू शो दैट पर्टिकुलर स्टेट, ओके we'll be using this word or we'll be using this phrase by dint of। okay so यहाँ पे by dint of का जो proper meaning होगा that is by force of। okay कि आपने बहुत force लगाया, by force of hard work you are able to clear the exam। okay so हमारा next और last idiom आता है चार्ली हॉर्स। okay now what is the meaning of चार्ली हॉर्स। तो देखिए चार्ली जो वर्ड है वो बेसिकली एक वी कैन से वीक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, अब इतना नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर किसी को बुद्धू बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं, उसी तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चार्ली वर्ड यूज़ करती थी, स्पेसिफिकली यूएसए में। तो चार्ली है अगर कोई पर्सन तो चार्ली मीन्स ही इज़ अ वीक पर्सन। ओके ही इज़ अ वीक पर्सन, इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब चार्ली हॉर्स का क्या मतलब हुआ, तो देखिए हॉर्स का क्या काम होता है, हॉर्स का काम होता है टू रन। ओके टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। तो आपने देखा होगा घोड़ा कभी बैठता नहीं है, इट इज ऑलवेज स्टैंडिंग, तो वो या तो वॉक करता रहेगा या फिर वो दौड़ता रहेगा, यही काम है। तो एक चार्ली हॉर्स क्या हुआ, एक चार्ली हॉर्स मतलब जो कि
ना तो दौड़ पा रहा है ना ही प्रॉपरली चल पा रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा बिकॉज हो सकता है कि उस पर्टिकुलर घोड़े के पाँव में हो सकता है कोई चोट लग गई हो, या फिर जो वी कैन से जनरली कि मोच आ गई हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई हो। ओके, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि चार्ली हॉर्स का मतलब क्या हुआ? चार्ली हॉर्स का मतलब हुआ बेसिकली इफ यू फेस सम इंजुरी। ओके, इफ यू फेस सम इंजुरी इन योर लेग। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके पाँव में चोट आ गई, लेट सपोज क्रैम्प आ गया। ओके, क्रैम्प मतलब क्या होता है कि जो हम जिसको बोलते हैं कि नस के ऊपर नस एक ऐसा चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होता है? उस केस में हम प्रॉपरली चल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा पेन हमको फेस करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ कि आप भी वो चार्ली हॉर्स तरह से हो जाएंगे कि आप ना तो प्रॉपरली चल पाएंगे ना ही दौड़ पाएंगे। तो ये क्रैम्प क्यों आता है? ये क्रैम्प आता है बिकॉज ऑफ स्टिफनेस। ओके, स्टिफनेस ऑफ मसल्स। तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, तो उस केस में आपको इस तरह के क्रैम्प का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिलेशन आप देखिए किस तरह से बना। चार्ली एक वर्ड है जो कि वीक को रिप्रेजेंट करता है, हॉर्स जो कि दौड़ता रहता है। तो चार्ली हॉर्स मतलब जो कि प्रॉपरली नहीं दौड़ पा रहा। और इस चार्ली हॉर्स की तरह अगर हम बिहेव करने लगे, और हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्रैम्प इन आवर लेग बिकॉज ऑफ इंजरी वी कैन से। ओके, तो यहाँ से ये जो क्रैम्प है ये क्यों आया? ये आया बिकॉज ऑफ स्टिफनेस ऑफ मसल। तो ये रिलेशन आप देखिए यहाँ से कि किस तरह से ये साइकिल चल रही है कि पहले चार्ली वर्ड था, चार्ली को हमने हॉर्स से अटैच किया। ओके, हॉर्स को हमने वीक हॉर्स से अटैच किया जो कि नॉट एबल टू रन है। ओके, नॉट एबल टू रन। और इसको हमने अटैच किया ह्यूमन से जो कि चल नहीं पा रहा। और ह्यूमन क्यों नहीं चल पा रहा? उसका रीजन रहा बिकॉज ऑफ क्रैम्प। ओके, और ये क्रैम्प आया क्यों? बिकॉज ऑफ स्टिफनेस। तो यहां से आप साइकिल को देखिए कि चार्ली हॉर्स का मीनिंग क्या निकला? अल्टीमेटली स्टिफनेस। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी स्टिफनेस। ओके, सो दैट्स कंप्लीट अवर लेक्चर ऑन दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको एंजॉय हुआ होगा, मतलब आपने एंजॉय किया होगा इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख के। अराउंड 80 इडियम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। आप इतने कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप मान लीजिए कि सॉल्व कर पाएंगे इडियम को। 70 to 80% आप इडियम्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ऐसा क्यों? बिकॉज टू कीप इन द माइंड ऑफ द टाइम दैट वी हैव फॉर द एग्जाम। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत सारा है, तो वी हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ इन एवरी टॉपिक कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें, जो लेस इंपॉर्टेंट है या नॉट सो इम्पॉर्टेंट का है वो आप बाद में कवर अप करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।